हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड यू आर वाचिंग ट्रेज़ी स्टडी ट्रिक्स। यह वीडियो 9 अगस्त 2020 को हुए बीएड यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के बारे में है। तो अगर पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट था, यानी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। तो आपने अगर ये एग्ज़ाम दिया हो या ना भी दिया हो तो भी इन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मौलिक अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है, यानी फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल जो है वो क्या है। तो ये आर्टिकल 12 to 35 के बीच में आता है। अगर पार्ट पूछा गया हो तो ये पार्ट 3 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, ये इनका जो पहला टर्म था तो उन्होंने पहली बार शपथ कब ली थी। तो पहली बार शपथ जो है उन्होंने 26 मई 2014 को ली थी। तो ये इनका सेकंड टर्म चल रहा है। तो फर्स्ट टर्म इन्होंने 26 मई 2014 को से स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमारे शरीर की जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सब यानी ग्रंथि मतलब ग्लैंड। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है, यानी लीवर। तो आपसे ये क्वेश्चन ना पूछ के दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी तो ये है लीवर है, लेकिन अगर सबसे छोटी बोला जाए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके। और अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्लैंड जो है वो किस ग्रंथि को बोलते हैं, यानी किस ग्लैंड को बोलते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जो कि सभी एंडोक्राइन सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ओके। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डोगरी जो है वो किस राज्य की राजभाषा है। तो डोगरी जो है वो ये जम्मू कश्मीर की राजभाषा है। तो अगर राजभाषा की बात करें यानी लैंग्वेज की बात करें तो ये पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 17 में, अगर आर्टिकल की बात करें तो 343 से 351 के बीच में लाई करता है। ओके। और टोटल हमारे लैंग्वेज में कितने कितने लैंग्वेजेस इंक्लूड किए गए हैं, ये टोटल 22 लैंग्वेजेस इंक्लूड किए हैं, जिसमें से एक क्या है, डोगरी भी है। ओके। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर है, उसके संरक्षण के लिए ये बना है था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी ओजोन लेयर के कंजर्वेशन के लिए ये बना हुआ था। तो ये इसे कब फाइनल ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में ये फाइनलाइज हुआ था। कि और इसमें होता क्या है कि और देखिए ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर, बहुत सारी लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। तो ये लाई करता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ये लाई करता होता क्या है कि ओजोन लेयर जो है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन होता क्या है आजकल की बहुत सारी जो ऐसी गैसेज हैं, है ना, जिसको हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी कहते हैं, जैसे CFC हो गया, और भी सारी गैसेज हैं जो इसको क्या करती हैं, डिप्लीट करती हैं, यानी डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इन सभी के प्रोडक्शन और कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। क्लियर। और आपसे बहुत अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो पूछा ही गया, तो आप इन सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में जानिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सबसे बड़ा जो समुद्र तट कौन सा है, यानी कोस्ट कौन सा पड़ता है। तो वो गुजरात जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट है हमारे इंडिया का। ओके। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कांग्रेस का विभाजन जो है वो कब हुआ था। तो कांग्रेस का जो विभाजन है 1907 में हुआ था। और किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। इसमें हुआ क्या था कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यानी नरम दल और गरम दल में इनका विभाजन हो गया था, क्योंकि ये इनकी विचारधारा, नरम दल और गरम दल वाले लोगों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग थी, इसलिए इनका विभाजन हो गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि NCERT के चीफ सेक्रेटरी कौन है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन, ये चीफ सेक्रेटरी नहीं, इन्हें डायरेक्टर बोला जाता है। ठीक है क्या। तो NCERT के डायरेक्टर कौन है, ऋषिकेश सेनापति, डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति थे। और अगर देखिए ये क्या है, ये बीएड का एग्ज़ाम है, तो आपको जितने भी एजुकेशनल चीज़ें जैसे NCERT के बारे में ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कभी ना कभी कि NCERT का फुल फॉर्म क्या है। तो NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसकी फाउंडेशन ये कब फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो नई दिल्ली में है। ओके। अगला पूछा गया था कि Ctrl+V का कार्य क्या है। देखिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो Ctrl+V जो है वो यूज़ किया जाता है पेस्ट के लिए। आपसे Ctrl+X के बारे में भी पूछा जा सकता है। Ctrl+X जो है वो कट के लिए यूज़ किया जाता है, और अगर
सी पूछा जाए तो ये कॉपी के लिए, अगर कंट्रोल+A पूछा जाए तो वो ऑल के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपको जानने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि 1918 में गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह चलाया था। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था गांधी जी द्वारा। तो आपको गांधी जी के सभी सत्याग्रह के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे अगर असहयोग आंदोलन पूछे तो ये 1920 में चलाया गया था, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और नमक सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में चलाया गया था, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक चलाया गया था। अगर बात करें ये कब चलाया गया था, डेट अगर पूछा जाए 1930 में तो चला गया था, लेकिन अगर डेट की बात करें तो ये 12 मार्च से शुरू किया गया था और लगातार 24 दिनों तक ये पैदल चलकर गांधी जी ने क्या नमक कानून को तोड़ा था। और ये क्विट इंडिया मूवमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में चलाया गया था। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। और आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये 1917 में हुआ था। तो ये गांधी जी के बारे में आपको ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान जो है ये कब प्रारंभ किया गया था। तो इसका अगर डेट की बात करिए तो 2000 से 2001 के बीच में से प्रारंभ किया गया था। तो उस टाइम हमारे पीएम कौन थे, फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे शुरू किया था। इसमें था क्या कि 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि माई कंट्री एंड माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाल कृष्ण आडवाणी इसके लेखक हैं। तो देखिए, बुक्स एंड ऑथर आपको किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ के जाने ही चाहिए। बुक्स एंड ऑथर के नेशनल अवार्ड्स हो गए, ये सब के बारे में, ये सब देखिए इन सब से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो पहले पूरा करंट अफेयर में कंफ्यूज मत होइए, पहले इन सब बुक्स एंड ऑथर हो गए, अवार्ड्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एग मार्क जो है वो किससे संबंधित है। तो एग मार्क जो है वो जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता यानी उनके स्टैंड, ये एक्चुअली एग मार्क आप देखिए एजी लिखा है ना, तो एजी का मतलब होता है एग्रीकल्चर। तो ये जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड को ये बताता है एग मार्क। तो इसी तरह आपसे दूसरे स्टैंडर्ड भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ISI मार्क जो होता है वो किस लिए होता है। तो ISI मार्क जो होता है जितने भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए उनके स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है। आपसे BIS मार्क्स भी पूछा जा सकता है कि BIS मार्क्स किस लिए होता है। तो ये जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं यानी सोने के जितने भी आभूषण होते हैं उनके स्टैंडर्ड को बताता है BIS मार्क्स। अगला है कि अगर FPO मार्क्स भी आपसे पूछा जा सकता है कि FPO क्या होता है। तो ये सारे तो आपको पता है, लेकिन FPO शायद ही किसी को पता हो। तो अगर FPO की बात करें, FPO मार्क्स जो है वो जितने भी प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं यानी जितने भी फलों से जितने भी सामग्रियाँ बनाई जाती हैं तो उन पे FPO मार्क्स होता है। क्लियर। तो आपसे एग मार्क ना पूछ के इन सभी चीज़ों के, इन सभी मार्क्स के बारे में भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम्स के में। तो देखिए, अगला ये है कि भारत की पहली महिला DGP कौन थी, इनके बारे में पूछा गया था। तो DGP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो पहली महिला DGP जो थी वो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। अगला क्वेश्चन ये था कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है। तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें तो वो है मनोज मुकुंद नरवाने। तो आपसे आर्मी का पूछा, आपसे नेवी का पूछ सकता है, एयरफोर्स का भी पूछ सकता है। और नया पोस्ट निकला है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इनके हेड के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी के बारे में आपको जानना होगा कि प्रेजेंट में कौन कौन है। तो आर्मी का पूछा गया था, तो आर्मी के कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। और अगर नेवल स्टाफ की बात करें तो एडमिरल करम सिंह है। और अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया हैं। अगर CDS की बात करें यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो जनरल बिपिन रावत हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आपसे आगे आने वाले एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। और अगर कोई फर्दर चेंजेस होते हैं तो आप अप टू डेट रहिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नरेगा की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, नरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2000, एक्चुअली ये गलत 3 0 लिखा गया है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना 2 फरवरी 2006 को हुई थी। तो आपसे नरेगा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NG, नरेगा, NREGA।
इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये मैंने देखिए अब 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से बदल के क्या रख दिया गया था, मनरेगा। आगे सिर्फ एम लगा दिया गया था, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्लियर। अगला देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। क्लियर। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। अब सभी को पता है कि जो ध्वनि होता है यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो एयर में इसकी ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो पूछा गया था कि एयर में इसकी स्पीड कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। कि अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर बोले तो ये पहला जो भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर था वो अप्सरा था। क्लियर। और इसे अगर पूछा जा सकता है कि इसे किसने डिज़ाइन किया था, तो ये यूके के सहायता से प्लस भारत का जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इन दोनों ने मिलकर ये पहला अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर क्या था, एस्टेब्लिश किया था, कि स्थापना की थी। ओके। और अगर सबसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सबसे बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन है, तो ये कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला पूछा गया था कि लाइनेक्स जो है वो क्या है। तो लाइनेक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपसे लाइनेक्स की जगह अगर अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी दे के पूछे जा सकते हैं। पहले आपको ये जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप क्या हैं, आप एक यूज़र हैं, क्योंकि आप एक यूज़र को कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, आप कंप्यूटर को चला रहे हैं। तो यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस होता है, यानी जो एक मीडियम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो लिनक्स की जगह आपको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम भी दिए जा सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल मैक ओएस है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। एंड्रॉयड है, एप्पल का iOS है, ये सभी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमें पता है कि ये इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं और सेकंड जो है वो प्रेसिडेंट है। ओके। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंने देखिए आपसे कहा था ना कि आप अवार्ड्स, बुक्स और स्पोर्ट्स के बारे में तो किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ के जाइए। और देखिए पूछ लिया भी गया था बीएड के एग्ज़ाम में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विनर कौन से हैं। कि आई डोंट नो कि उसमें पुरुष एकल पूछा गया था कि महिला एकल, यानी मैन सिंगल की वुमेन सिंगल। क्लियर। तो इसमें अगर मेन सिंगल की बात करें तो मेन सिंगल के विनर थे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से हैं। और अगर वुमेन सिंगल की बात करें तो सोफिया कैनिन है जो कि यूएसए से। और देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपको ये टेनिस ग्रैंड स्लैम है, तो आपको सभी टेनिस ग्रैंड स्लैम के नाम पता होने चाहिए। जैसे एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है विंबलडन, एक होता है यूएस ओपन। तो देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर यूएस विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। तो ये सभी इन सभी के होने के क्रम है कि ये कब कब टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं। तो देखिए अभी तक 2020 में कोविड-19 की वजह से अभी तक सिर्फ 2 टेनिस ग्रैंड स्लैम हुए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। तो इन दोनों के विनर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर। अगला देखते हैं कि रहीम किसके समकालीन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रहीम जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। तो और अकबर के बारे में देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में मुग़ल साम्राज्य के बारे में तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो देखिए अगर अकबर का टाइम पीरियड देखें तो अकबर जो थे वो 1556 से 1605 तक इनका टेन्योर था, यानी टाइम पीरियड था। ओके। अगला ये पूछा गया था कि मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है। तो इसे मकर संक्रांति को सिर्फ मकर हटा दीजिए तो इसे संक्रांति बोला जाता है आंध्र प्रदेश में। और बहुत सारे राज्य में अलग अलग नामों से भी इसे जाना जाता है। तो अगला पूछा था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी थी। तो कोलकाता से दिल्ली राजधानी 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे तो इन्होंने क्या किया था, अनाउंस किया था
कि कोलकाता से राजधानी बदल के कहाँ ला दी जाए, दिल्ली ला दी जाए। अगला पूछा गया था कि ग्रीन जज किसे कहते हैं, तो ग्रीन जज जो है वो कुलदीप सिंह को कहते हैं। इन्हें ग्रीन जज क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब ये जज बने थे तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए थे कि जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक थे, बहुत ही यूज़फुल थे, इसलिए इन्हें ग्रीन जज बोला जाता है। क्लियर। देखिए ये मैंने एक चीज़ और आपसे ये भी ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद को सिर्फ एक दिन के लिए राजधानी बनाई गई थी भारत की। तो ये कब बनाई गई थी, 1858 में बनाई गई थी एक दिन की राजधानी। ओके। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है, तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर जो है वो मीरा कुमार हैं। और अगर प्रेजेंट की बात करें तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा के स्पीकर है। अगर राज्यसभा के हेड की बात करें तो वो कौन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है मेन जो है। और इससे आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में जो है वो मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं, तो 552 होते हैं अगर लोकसभा में। अगर राज्यसभा की बात करें तो वो 250 होते हैं। आपको ये भी जानना होगा कि जो कितने एंग्लो इंडियन लोकसभा में नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, तो दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड किए जाते हैं। और अगर राज्यसभा की बात करें तो प्रेसिडेंट द्वारा 12 मेंबर्स जो हैं 12 एंग्लो इंडियन जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, यानी मनोनीत किए जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या है, तो हमें पता है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसका अब नाम बदल के फिरोज शाह कोटला से अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टोबा टेक सिंह किसकी पुस्तक है। एक्चुअली ये एक शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन है टोबा टेक सिंह। तो इसके जो इस पुस्तक के लेखक है वो सादित हसन मंटो हैं। तो ये देखिए टोबा टेक सिंह पुस्तक जो है इनकी, ये एक्चुअली जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के जब 1947 में डिवीज़न हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का, तो जो लोग इधर से उधर और पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान मूव कर रहे थे, तो ये उनके बारे में चीज़ें, उनकी कहानियाँ लिखी गई हैं इसमें टोबा टेक सिंह की पुस्तक में। ओके, अगला देखिए, पौंडीचेरी किसकी एक बस्ती थी। तो देखिए आपको सभी को पता है कि पौंडीचेरी पे किसका राज हुआ करता था, फ्रांसीसियों का। ठीक है, तो ये पूछा गया था। और देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि पौंडीचेरी जो है को आज़ाद कब हुआ था। तो एक्चुअली हमारे देश को आज़ादी, भारत को आज़ाद हुए 1947 में ही हो गया था, लेकिन पौंडीचेरी को आज़ादी जो थी एक्चुअली में 1954 में मिली थी, जो कि आज़ादी के 7 साल बाद। और देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि गोवा जो है वो कब आज़ाद हुआ था। तो गोवा एक्चुअली आप ये ध्यान रखिएगा कि एक ऑपरेशन विजय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जो ऑपरेशन विजय है वो 18 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी ने ये चलाया था ऑपरेशन विजय। तो इसका मेन मकसद क्या था कि जो गोवा को पुर्तगाली सेना से और पुर्तगालियों से क्या था, आज़ाद कराना था। तो 18 दिसंबर 1961 को ये ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था और 19 दिसंबर को यानी अगले ही दिन जो पुर्तगाली सेना थी इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। लेकिन अगर कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको मेन जो है इसकी राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो 1987 में की गई थी। ठीक है, क्योंकि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा वो 30 मई 1987 को ही मिला था। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला ये पूछा गया था कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी, हेनरी ड्यूनेंट ने की थे। और रेड क्रॉस का आपको हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान कब अपनाया गया था। तो आपसे देखिए संविधान अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन पूर्णतः अगर लागू किया गया तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देखिए इसको अपनाया गया था 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। क्लियर। देखिए पूछा गया था कि सिस्मोलॉजी जो है का अध्ययन, सिस्मोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है। तो ये भूकंप यानी अर्थक्वेक का अध्ययन करता है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि एशियन ड्रामा जो है वो किसकी पुस्तक है। तो एशियन ड्रामा ये गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है। ठीक है,
तो ये जो है देखिए एशियन ड्रामा ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्यों पूछा गया, क्योंकि एशियन ड्रामा जो है वो पॉवर्टी के बारे में है। ठीक है, ये पॉवर्टी एक्चुअली ये जो गुन्नार मिर्डल है वो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट है जो कि नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, इसलिए इनकी ये पुस्तक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये पुस्तक किससे डील करता है, पॉवर्टी से यानी गरीबी से डील करता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया, तो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में। तो ये क्या थे, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, आप इसे ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि अल नीनो जो है वो कैसी जलधारा है, तो जलधाराएं भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपसे जलधाराएं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसी गर्म है, कि जलधारा गर्म है कि ठंडी है। तो अगर अल नीनो की बात करें तो ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में आता है, तो ये गर्म जलधारा है अल नीनो। तो अल नीनो की तरह एक और जलधारा है ला नीना। क्या है, ला नीना, ये जो है ठंडी जलधारा। जब अल नीनो आता है तो ये पेरू, जो साउथ अफ्रीका का पेरू और चिली है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। देखिए इन दोनों के आने के ये एक्चुअली अल नीनो और ला नीना ये 4 और 5 साल के अंतराल में आते हैं अक्सर। जब अल नीनो आता है तो पेरू और चिली में और इक्वाडोर में यहाँ पे बहुत घनघोर वर्षा होती है, और जब ला नीना आता है तो पेरू और चिली इन सब जगहों पे सूखा पड़ जाता है। तो आप इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या होते हैं इनके आने की वजह से, और कैसी जलधारा है और किस महासागर में आता है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। देखिए और ये भी जानिए कि ये होता क्यों, ये आता क्यों है। एक्चुअली जब हाई प्रेशर, ये सब जानते हैं आप लोग, जो प्रेशर बेल्ट होता है, जब प्रेशर बेल्ट में डिस्टर्बेंसेस